सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। तो बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे को 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ओडिशा के अस्पतालों में अब भी कलेजा चीर देने वाला सन्नाटा पस रहा है। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर लगातार पहुंचते हुए जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और घटनास्थल पर लगातार वो डटे हुए हैं। रेल हादसे में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि घटना की असली वजह का पता चल गया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने खुलासा किया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण यह हादसा हुआ है। तो साल का सबसे भीषण हादसे को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल हादसे की असली वजह पता चल गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। और कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें लगातार अभी तक बालासोर से सामने आ रही है, क्योंकि सदी का ये सबसे बड़ा हादसा बताया गया है। तो इस हादसे में 288 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और कुछ घायल ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। तो 288 लोगों की मौत के बाद लगातार जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो घटनास्थल पर अभी भी डटे हुए हैं, जबकि वहां पर जो मलबा है वो अभी भी फैला हुआ है, जिसको हटाने का काम लगातार जारी है। क्योंकि ये हादसा इतना भीषण था कि जो यातायात है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया था, लेकिन अभी भी ट्रैक पर मलबा फैला हुआ है, उसको हटाने का काम लगातार जारी है। लेकिन अभी इस रूट पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हादसा इतना भीषण था कि रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चला, कई लोगों की लाशें तक बरामद की गई। तो वहीं इस हादसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। तो देखिए, जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है, इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हादसे का जो असली वजह है, जो असली गुनहगार है, वो अब सामने आ चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, रेल हादसे की तस्वीरें सबने देखी, कलेजे को चीर देने वाली तस्वीरें थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस हादसे के पीछे की असली वजह का खुलासा हो चुका है। क्या कुछ वजह बताई गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो इस रेल हादसे को कुल 39 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और सरकारी आधिकारिक रिपोर्ट की मांगे तो कुल 288 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1100 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। जिस तरीके से रेल मंत्री वहां पे डटे हुए हैं और कुल 39 घंटे बाद घटना की जो पक्की वजह निकल के सामने आई है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक जो सिस्टम है उसमें बदलाव हुआ था। ये सिस्टम इस प्रकार से काम करता है कि ट्रेनों को जो रूट होता है उससे ट्रैक हो सके। इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से जो है ये रेल हादसा हुआ। और पहले ये खबर आई थी कि जो बोगियां है ट्रेन की वो उतर गई थी, 1 घंटे तक ये खबर आई थी। उसके बाद पता चला कि जिस तरीके से ट्रेन का हादसा हुआ है, तकरीबन 3 ट्रेनें जिसमें से एक मालगाड़ी थी और 2 पैसेंजर ट्रेन थी आपस में टकराई हैं। इस बात से ये हादसा काफी भयंकर हुआ है और लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जारी लगा रहा था। ट्रेनों का परिचालन वहां पे बंद हो चुका है, लेकिन आज दोपहर 1 बजे के बाद से एक ट्रेन का परिचालन शुरू होगा और बुधवार तक सभी स्थिति को क्लियर कर दिया जाएगा और ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह चलता रहेगा। ये रेल मंत्री ने दावा भी किया है। लेकिन ठीक है विवेक, रेलों का संचालन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो हादसा हुआ जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी वजह से ये हादसा हुआ, तो आखिर 288 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है विवेक? देखिए, बाकायदा जांच में जिम्मेदारी तय की जाएगी और ये बाकायदा कहा भी गया है रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो समीक्षा बैठक कर रहे थे कल कि क्या कुछ वहाँ उस रिपोर्ट में निकल के सामने आएगा। इस बात पे ये टिका होगा कि जिम्मेदार आखिर कौन है, लेकिन जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इस जो घटना है उससे सबक लिया जाएगा ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी ऐसी दुर्घटना न हो। प्रधानमंत्री मोदी सक्रियता से पल पल की अपडेट जो है वो रेल मंत्री से ले रहे हैं, रेलवे से ले रहे हैं
और कल प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पे पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा किया था, अस्पताल पहुंच के घायलों से मिले थे, पीड़ितों से मिले थे, परिजनों से मिले थे और सबको जो है सांत्वना भी बंधाया था। अगर बात की जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पे मौजूद है। इसके पहले बात की जाए तो जो कवच सिस्टम की बात की जा रही थी, उसकी खामी बताई जा रही थी, उसकी खामी की वजह से ये रेल हादसा हुआ है। लेकिन रेल मंत्री ने आज साफ कह दिया कि कवच सिस्टम का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके बदलाव के कारण ट्रेनें जो है अपने रूट से भटक गई और अलग ट्रैक पर चलने लगी, जिसके बाद से तीनों ट्रेनों का टकराव हुआ और काफ़ी भीषण ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद 288 लोगों की मौत दर्ज की गई और 1100 से अधिक लोग घायल हुए। ठीक है विवेक, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे जो सिग्नल है वो जो संचालकों तक गलत पहुंचे थे, यानी जो पायलट्स थे, लोको पायलट्स थे, उन तक सिग्नल जो है वो गलत पहुंचे। लेकिन क्या बाद में सही सिग्नल्स को नहीं पहुंचाया गया? देखिए ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का रोल ये होता है कि वो ट्रेनों के लिए रूट तैयार करे, ट्रेनों के लिए रूट बताए, उस हिसाब से लोको पायलट अपनी ट्रेनों को उस रूट पे लेके चलते हैं। लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण ये जो सिग्नल्स है वो सही तरीके से लोको पायलट तक नहीं पहुंच पाए और यहाँ पे कोरमंडल एक्सप्रेस के अलावा जो पैसेंजर दो ट्रेनें थी और एक मालगाड़ी ट्रेन थी, आपस में लड़ी और कोरमंडल एक्सप्रेस के उनके 15 बोगी जो है वो पटरी से उतर गए और 4 बोगी ऐसे थे जो रेल बाउंड्री थी उससे बाहर चले गए। ऐसा भीषण हादसा इस तकनीकी खामी की वजह से हुआ है, जिसको काफ़ी कटाक्ष भी किया गया विपक्षियों के द्वारा। विपक्षी ये कटाक्ष करते रहे कि सरकार का ध्यान सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर है, जो आम जो ट्रेनें हैं उन पर सरकार अब ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह के कटाक्ष भी विपक्ष के द्वारा देखा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी इस रेल हादसे पर दुख जताया और भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष भी किया। इसके बाद अगर देखा जाता है कि रेल मंत्री 39 घंटे के बाद करीब 1.5 दिन के बाद ये असली वजह बताते हैं कि असली वजह क्या है इस रेल हादसे की। अभी भी जांच चल रही है, जांच का विषय अभी भी बना हुआ है और जो जिम्मेदार होंगे वो साफ तौर पर कहा गया है, चाहे वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो भी जिम्मेदार होंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और इस दुर्घटना से सबक लेते हुए भविष्य में काम किया जाएगा ताकि इतनी बड़ी भीषण जो दुर्घटना है वो न होने पाए। इसके अलावा अगर बात विवेक, अभी कई घायल इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां पर लगातार सभी घायलों का इलाज जारी है और जाहिर सी बात है कि कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो जिन लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, उनकी स्थिति कैसी है और अभी कितने लोग कुल अस्पताल में भर्ती है? विवेक, देखिए अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे अस्पतालों में भर्ती है और जिस तरीके से 1100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो अभी भी उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। प्रदेश के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर ही पहुंचे थे, घायलों का हालचाल लेने भी पहुंचे थे। ममता बनर्जी भी आई थी और सब पूरी जो है स्वास्थ्य टीम वहाँ पे लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग वहाँ का लगा हुआ है तो घायलों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कोलकाता से बाकायदा 40 डॉक्टरों की एक टीम भेजी जो वहां पे जाके घायलों का उपचार कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई कि जिस तरीके से रक्तदान करने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था, युवाओं इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी दिखाई दे रहे थे और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको ब्लड डोनेट के लिए काफ़ी युवा सामने भी आ रहे थे। इस प्रकार से देखा जाए तो 40 टीम जहां कोलकाता से ममता बनर्जी ने रवाना की डॉक्टरों की, इसके अलावा उड़ीसा सरकार नवीन पटनायक खुद वहां पे पहुंचे थे, घटनास्थल पे पहुंचे थे, अस्पतालों में हालचाल लेने पहुंचे थे, स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से मिल रही हैं घायलों को इसका भी भरपूर जो है वो ध्यान देने की बात कही है। नवीन पटनायक खुद वहाँ पे उपस्थित है और सभी को जरूरी निर्देश दिए थे किसी प्रकार की कोताही और कमी जो है घायलों के साथ ना बरती जाए। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो बालासोर में जो हादसा हुआ था उसकी तस्वीरें भी लगातार पूरे देश ने देखी थी। तो वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से यह हादसा हुआ। इस दौरान इस तकनीक में कोई गड़बड़ी हो गई जिस वजह से पायलट्स को सिग्नल नहीं मिल पाए, लोको पायलट्स तक सही सिग्नल नहीं पहुंचे और जब तक सही सिग्नल पहुंचते तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये हादसा हो गया है। और लगातार घटनास्थल पर जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, मलबे को हटाने का काम जारी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच का दौर अभी जारी है क्योंकि हो सकता है कि तमाम कई और पहलू इस हादसे के बाद अब जांच में निकल के सामने आए।
तो वहीं गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने दूर दूर से आए 400 फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की है। साथ ही यहां वो भाजपाइयों के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे और चर्चा कर उन्हें जन विश्वास जीतने का मंत्र भी देंगे। इसके बाद शाम 4 बजे सीएम भटहट सीएचसी जाएंगे। यहां वो बाल स्वास्थ्य रक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम एक साथ 5 सीएचसी पर पीकू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। 5 जून को सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोपहर में सीएम जाएंगे गोरखपुर क्लब। यहां वो पीएम स्वनिधि जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद और ये दौरा उनका 3 दिवसीय कहा जा रहा है। तो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करते हुए सूबे के मुखिया नजर आएंगे? देखिए, मुस्कान अहम दौरा है। मुख्यमंत्री हम देखते हैं हमेशा गोरखपुर जाते रहते हैं और नई बात नहीं है यहाँ पर। और जनता दरबार जब भी गोरखपुर जाते हैं वहाँ हमेशा लगाते हैं और जनता दरबार के माध्यम से वो पब्लिक की जो जनता की समस्या है उसका निस्तारण भी करते हैं। और हमेशा से उनके शुरू से रुचि रही है। जब वो लखनऊ रहते तो वहाँ भी जनता दरबार लगाते हैं, जब गोरखपुर जाते हैं वहाँ भी जनता दरबार लगाते हैं। और यहाँ पर टिफिन से चर्चा भी कार्यक्रम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी गोरखपुर पहुंचे हुए, उनके टिफिन पे चर्चा भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से जनसंवाद भी करेंगे। इसके अलावा जो आपको बता दूं कि भटक में वो जाएंगे और वहाँ पर सीएचसी का, वहाँ पर पीकू बाड़ का वहाँ पर उद्घाटन भी करेंगे और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वहाँ पर लोगों से संबोधित भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका अहम है यहाँ पर। जब भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री का जाना होता है तो तमाम तरह के कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित कराए जाते हैं और जनता के लिए विशेष रूप से तमाम तरह की जो योजनाएं होती है उसका वो शिलान्यास भी करते हैं और शुरुआत भी करते हैं। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, तो वही उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में गौरव कौन कौन मौजूद रहेगा? कौन कौन से बड़े नेता ऐसे हैं जो इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी? देखिए मुस्कान, जो टिफिन पे चर्चा, चाय पे चर्चा, जो महत्वपूर्ण जो अभियान बीजेपी के है वहाँ पर स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ताओं की मुख्य रुचि होती है और उन्हीं लोग भी शामिल होते हैं। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर वहाँ के पदाधिकारियों की बात करें तो वहाँ के जो विधायक स्थानीय वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो पदाधिकारी वो भी शामिल होंगे, जनता के बड़े बड़े जो नाम है वो भी शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर टिफिन और चाय पे चर्चा के माध्यम से यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा जो खिलाड़ी है, जो और जो अन्य अति विशिष्ट वर्ग, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या शहीदों के परिवार के लोग हो, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो शामिल होने की यहाँ पर उम्मीद रहेगी। और टिफिन के माध्यम से यहाँ पर, टिफिन चर्चा के माध्यम से यहाँ पर रणनीति भी बनाई जाएगी और जनता के बीच संवाद भी स्थापित किया जाएगा। और चूंकि जब विशिष्ट लोगों को हम अपनी नीति बताते हैं, निश्चित रूप से जो विशिष्ट लोग होते हैं वो समाज में एक अग्रणी के रूप में काम करते हैं और अग्रणी के रूप में जब लोग काम करते हैं तो आम जनता है, जो ऐसा वर्ग है जो कभी कभी संपर्क स्थापित ना हो पाता है, तो उनके बीच में जाते हैं और सरकार की जो अच्छी योजना है उसका यहाँ पर बताते भी है और लाभ दिलाने का प्रयास भी करते हैं उसका। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है, जहां उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी गोरखपुर में मौजूद है, जहां तमाम कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अयोध्या जिला प्रशासन ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को रामकथा पार्क में 5 जून को संत सम्मेलन के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे सांसद ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अब अपने संसदीय क्षेत्र में ही अपनी ताकत दिखाएंगे। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए करनैलगंज में 11 जून को बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं और वही सूत्रों की माने तो रैली के आयोजन की जिम्मेदारी विधायक अजय सिंह और अन्य सहयोगियों को सौंपी गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक 11 जून को बृजभूषण शरण सिंह केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताने के नाम पर ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक
जानकार के मुताबिक सांसद के मामलों को जातीय रंग की ओर बढ़ता देख बीजेपी नफा नुकसान का आकलन भी कर रही है। तो शक्ति प्रदर्शन के नाम पर जो बृजभूषण शरण सिंह है वो नया हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 9 साल की उपलब्धियां गिनाने की आड़ में वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए करनैलगंज में नजर आएंगे। इस खबर पर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 9 साल की उपलब्धियों की आड़ में बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन अब करनैलगंज में करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह एकदम सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार विवादों से घिरते जा रहे हैं। अब उनके मुश्किलें और भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 40 दिनों से पहलवान इनके खिलाफ अनशन पे बैठे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस समय तमाम चीजें हमने पहलवानों की तरफ से देखी कि किस प्रकार से वो जनता मंत्र प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद उनको वहां से हटाया गया, वो हरिद्वार गए, अपने मेडल को गंगा में विसर्जित करना चाहते थे। फिर किस तरीके से किसान यूनियन ने उनके इस फुटेज को अपनी तरफ खींचा और किसान नेता उनके साथ खड़े नजर आए। एक तरफ विपक्षी पार्टियां जहां भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी गोंडा के सांसद पर खामोश बनी हुई है, या यूं कहें कि कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस का भी रवैया इस प्रकार से देखा गया कि पहलवान वहां से भी आहत दिखे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसमें अपनी जांच जारी रखी हुई है। कुल 125 गवाहों को जिसमें शामिल किया गया था, वो कुल 4 गवाह ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, जिसमें 2 महिला पहलवान, एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और एक कोच शामिल है। बात की जाए जिस तरीके से सभी मामलों पे 5 जून को साधु संतों के खिलाफ एक जन चेतना रैली निकलने वाली थी, लेकिन किसी कारण से इसको स्थगित कर दिया गया था। बाकायदा फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बृजभूषण शरण सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन आगामी 11 जून को 11 जून ये तारीख याद रखिएगा, क्योंकि 11 जून को किसान यूनियन के लोग हरियाणा में भी एक महापंचायत करेंगे और उसी दिन एक 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम के तहत जो है अपने लोकसभा सीट से जो है बृजभूषण शरण सिंह बाकायदा एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के नेता, कैबिनेट मंत्री एक एक जगह पहुंच रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ऐसे में जन चेतना रैली विवेक, अभी आपने जिक्र किया कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जो बृजभूषण शरण सिंह है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आला कमान ने तो बृजभूषण शरण सिंह को साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब ये निर्देश दिया है कि वो मीडिया से मुखातिब ना हो, क्योंकि जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो पहलवानों के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जबान कहीं ना कहीं उनकी गंदी हो जाती है। ऐसा भी कहा जा रहा है, यही वजह है कि आला कमान ने उनको साफ तौर पर कहा था कि वो मीडिया से मुखातिब ना हो। तो क्या इस कार्यक्रम को लेकर उन्हें आला कमान से परमिशन मिल चुकी है? देखिए, ये कार्यक्रम 9 साल और बेमिसाल का कार्यक्रम है। लोकसभा सांसद हैं और अपने अपने लोकसभा में सभी लोग जो है इस कार्यक्रम को अपने अपने तरीके से कर भी रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 9 साल में भारत की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसे आम लोगों की सरकार के जैसे काम किया है। कई योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं धरातल स्तर पर चालू की गई हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो या फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो, अंत्योदय कार्ड की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं गिनाने का काम चल रहा है। हम बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों का इंचार्ज बनाया गया है। इसी तरीके से सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल का बखान कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह भी कैसरगंज के कर्नलगंज में लोकसभा सांसद गोंडा से हैं। कैसरगंज में तमाम समर्थकों के साथ, वहाँ के विधायक, वहाँ के एमएलसी के साथ ये कार्यक्रम जो है वो शुरू कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ 9 साल की योजनाओं के बारे में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बखान किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ उनकी जन चेतना रैली रद्द हुई, वही 11 जून को उनका ये शक्ति प्रदर्शन भी दिख सकता है और लगातार वाद विवाद जो है, आरोप प्रत्यारोप
मीडिया के माध्यम से ब्रिजभूषण शरण सिंह और पहलवान एक दूसरे पे लगा भी रहे हैं। 11 बिल्कुल जून को विवेक, तारीख 9 चुनी साल गई, अब ये बेमिसाल इत्तेफाक कार्यक्रम तो है काफी या अहम फिर हो इसे जाता क्या है, कहें जिसकी कि 11 जून जिम्मेदारी को हर एक हरियाणा में भी सांसदों को दी गई है, हर एक कार्यकर्ताओं को भी उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब सौंपी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी ये 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जिम्मेदारी भी किसी को दी गई होगी। तो आखिर किस विधायक को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कौन कौन से पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? देखिए, इसमें लोकसभा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के काफ़ी समर्थक यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं बता दूं, ये आयोजन कैसरगंज से कन्नरगंज में 11 जून को होने वाला है। इसके अलावा सांसद के समर्थकों के साथ वहाँ के जो विधायक हैं, तबरेजगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे, गोंडा मेल सिंह, मंजू सिंह और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो शुरू से ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ रहे हैं उनके राजनीतिक करियर में, वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। 11 जून को हरियाणा में भी एक महापंचायत होने वाली है। तो जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल बेमिसाल के तमाम रूपरेखाओं को तैयार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और समाज के अलग अलग लोग, चाहे वो बड़े लोग हो जो ऊंचे तबके के बैठे हो, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, ऐसे प्रबुद्ध लोगों को भी साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जहां एक तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लोकसभा सीट में, और कहीं ना कहीं वो एक तीर से दो निशाने करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि जनचेतना रैली 5 जून को रद्द हुई थी। अगर यह रैली होती तो भारी मात्रा में साधु और संत जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे, लेकिन किसी कारण से रैली रद्द हुई तो 11 जून को शक्ति प्रदर्शन करेंगे और तमाम बातें यहाँ पे लोकसभा सीट में अपने रखेंगे कि किस प्रकार से इस 9 साल को सरकार ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। जनता के लिए तमाम योजनाएं, लाभकारी योजनाएं जनता के लिए उतारी गई हैं और जनता को सीधा इसका लाभ भी मिला है। ठीक है विवेक, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है, उन्हें किसान संगठनों का भी लगातार समर्थन मिल रहा है, तो पश्चिमी यूपी में जाहिर सी बात है कि जाट वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन अगर ये प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार उग्र होता जा रहा है, जो 11 जून को एक महत्वपूर्ण तारीख है, जो हरियाणा में एक महापंचायत भी होगी, आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा, तो ऐसे में पश्चिमी यूपी के लिए भाजपा क्या कुछ करेगी? क्या वो ब्रिजभूषण शरण सिंह से किनारे करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह का इस मामले का अगर कोई उपाय नहीं किया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन सकते हैं, ये बात तय है। जिस तरीके से अगर आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी अच्छी रही है। हमने देखा कि किसान आंदोलन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अच्छी सीटें जीती हैं। इसके जो विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां से अच्छी सीटें निकल के सामने आई है। कुछ सीटों में गिरावट भी किसान आंदोलन के बाद देखी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन तरीके से इसे टैकल भी किया था। वहीं अगर बात की जाए तो जाटों के नेता माने जाने वाले, किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी शरण सिंह की जो पार्टी थे, राष्ट्रीय लोकदल, उसके मुखिया जयंत चौधरी लगातार पहलवानों का समर्थन करते हुए देखे गए हैं। जनता मंतर पर भी हो गए थे और विपक्ष की जो राजनीति है उसमें एक सक्रिय हिस्सा भी वो बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, राजस्थान में उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, एक मंत्री भी रालोद का राजस्थान में कांग्रेस के साथ है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी रालोद की हो जाती है कि अपने गढ़ में वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सीटों पे घुसपैठ करने से रोके, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो वहीं से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है और पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है, तो काफी कुछ निर्भर करता है भूपेंद्र चौधरी पर भी किस प्रकार से वो इस परिस्थितियों को टैकल करते हैं। पिछले समय में ऐसी परिस्थितियों से वो जूझ चुके हैं, वहां से अच्छी खासी सीटें निकाल के भारतीय जनता पार्टी की खोली में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, डाल चुके हैं। ऐसे में अनुभव उनके साथ जाता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक बड़ा स्टेप होगा कि किस प्रकार से इस मुद्दे को भुनाएं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों का इलाका माना जाता है वहां अपनी पैठ को और मजबूत बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जाहिर सी बात है विवेक, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं अगर रालोद पकड़ती और इसको अच्छे से बुनाती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा रालोद के साथ ही समाजवादी पार्टी को भी मिल जाएगा। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल सभी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचेंगे और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो आज आजमगढ़ में नजर आएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। जी हां, आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2022 के जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ में, उसमें भाजपा ने अपना खाता खोल लिया और निरहुआ इस चुनाव में जीते थे। तो वहीं 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी ये सीट खाली कर दी थी और जब 2022 का उपचुनाव हुआ तो इस दौरान आजमगढ़ में निरहुआ उपचुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने, वो भी आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर सपा की एक अच्छी पकड़ है, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव के ये सीट छोड़ने के बाद जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो यहाँ भाजपा ने अपना खाता खोला और इस सीट पर निरहुआ की जीत हुई। यही वजह है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से आजमगढ़ में पहुंचते हुए कई कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए, साथ ही साथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए और उनसे मुखातिब होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2024 को लेकर सभी पार्टियां अब एक्शन मोड में आ चुकी हैं। जमीनी स्तर पर हर एक पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो जनता के बीच ज्यादा नहीं पहुंचते हैं, वो जनता से रूबरू नहीं होते हैं और वो रैलियां भी कम संबोधित करते हैं। यही वजह है कि जो नतीजे हैं वो उनके पक्ष में नहीं आते। तो इस बार ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने पुराने सभी नतीजों से सीख ली है और जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो है एक तरफ अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी भी शिरकत करेंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देते हुए अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में नजर आएंगे। तो शहर शहर खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।